छह मई परीक्षा के दिन आए। साहब स्वयं ही परीक्षा लेने वाले थे। वे परीक्षा के शौकीन भी थे। मैंने अपनी कक्षा की तैयारी कर रखी थी, पर अपने निजी ढंग से। मैंने उनसे आज्ञा मांग ली थी कि सारी पाठशाला की परीक्षा हो चुकने पर ही मेरी कक्षा की परीक्षा ली जाए। मेरी कक्षा की परीक्षा के समय सभी शिक्षक और प्रधान अध्यापक भी उपस्थित रहे। मैंने यह भी चाहा था कि मेरी कक्षा की परीक्षा के समय हर कक्षा के 5-5 विद्यार्थी भी वहीं मौजूद रहे। परीक्षा के दिन मेरे मन में शांति थी। मेरा कलेजा धड़क नहीं रहा था। मन में पास फेल की दुविधा भी नहीं थी। मेरे अनुभव के अनुसार तो चिंता का कोई कारण ही नहीं था। विद्यार्थियों से कह ही रखा था कि हम प्रतिदिन जो कुछ करते हैं आज भी वही करना है। परीक्षा में तो सब पास ही हैं। आज तो अपना काम दिखाने के लिए सब लोगों को बुलाया भर है। अपनी नाटकीय रीति के अनुसार मैंने सारी व्यवस्था पर्दे की ओट में ही की थी। अगले भाग में सबको बिठाने के बाद मैंने पर्दा उठाया। मंच पर दूसरी कक्षाओं के लड़कों की कुछ टोलियां बिठाई गई थी। हर एक टोली को मेरी कक्षा का विद्यार्थी कहानी सुना रहा था। कहानी कहने का काम बारी बारी से चला। हर एक विद्यार्थी ने अपनी कहानी आप ही पसंद की थी। भूल जाने पर देख लेने के लिए किताब पास में रखी थी। वह अपने ढंग से कहानी विद्यार्थियों को सुनाता था और सुनने वालों के साथ वह भी कहानी का आनंद लूट रहा था। निश्चय ही वह कहानी कहना जानता था। भाव भंगिमा के साथ और अर्थ समझकर वह अपनी कहानी कह रहा था। कहानियाँ पूरी हुई। सब शिक्षक एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा, यह है मेरी एक परीक्षा। एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक के कान में कहा, किस बात की? मैंने सुना और कहा, भाषा पर काबू की, वार्ता कथन की, रुचि की, स्मृति विकास की और अभिनय की। सब शिक्षक दूसरी परीक्षा की प्रतीक्षा करने लगे। फिर पर्दा उठा। सब छात्र गोलाकार बैठे थे। सामने तख्ती पर लिखा था, अंत्याक्षरी का खेल। एक ने कविता पढ़ी, दूसरे ने उसके अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली दूसरी कविता पढ़ी। इस प्रकार सारा व्रत पूरा हो गया। फिर वही अंत्याक्षरी शुरू हुई। साहब ने पूछा, इन्हें आमने सामने क्यों नहीं बिठाया? इसमें दलों की आवश्यकता है न? मैंने कहा, जी नहीं, मैंने इस प्रथा को तोड़ दिया है। इससे हार जीत का भाव पैदा होता है। हार जीत से स्पर्धा और स्पर्धा से ईर्ष्या पैदा होती है। जबकि इस रीति में एक छात्र को याद न होने पर उसके बाद वाला छात्र पढ़ना शुरू कर देता है और काम आगे बढ़ता रहता है। एक बार कभी याद न भी रहा तो दूसरी बार उसे याद हो जाता है। साहब ने अपनी दाढ़ी खुजलाई और आंखें झपकाई। लड़कों को मैंने बिठाया तो था कुछ देर खेलने के लिए, लेकिन उन्हें तो इतना मज़ा आ गया कि घंटी बजने पर भी उठने का मन नहीं होता था। मैंने उन्हें कुछ मिनट और दिए, बाद में पर्दा गिरा दिया। पर्दे के बाहर आकर मैंने कहा, सज्जनों, आपने देखा होगा कि इन छात्रों को पाठ्य पुस्तक की कितनी काव्य पंक्तियां भली भांति याद है। कविता के वर्ग में मैं इन्हें प्रतिदिन यही खेल खिलाता हूँ। साहब ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। पर्दा फिर उठा। गोलाकार में बैठे सब छात्र पहेलियां बूझ बुझा रहे थे। उनमें खूब उत्साह था। साहब ने कहा, ओह, ये तो पहेलियां है। मैंने बचपन में तो सुनी थी, लेकिन पाठ्यक्रम में ये कहाँ है? मैंने कहा, जी, पाठ्यक्रम में भाषा शिक्षण तो है न, और पाठ्यक्रम के मूल में छात्रों की जिज्ञासा की
उनके विकास और ज्ञान की वृद्धि का आशय तो रहा ही है। मेरे सभी छात्र इस खेल पर मुग्ध हैं, पागल हैं। बहुत सी पहेलियां इन्हें जवानी याद है और हर पहेली का अपना कितना महत्व है। इस समय वे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी मैंने तो इन्हें स्थान दिया ही है। आशा है अगले साल आप भी इन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दीजिएगा। इसके बाद हमने शब्दों का खेल शुरू किया। एक शब्द बोलने पर उसके अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला दूसरा शब्द बोला जाता और उसके अंतिम अक्षर से तीसरा। यह खेल वैसे तो आसान था, लेकिन जब यह मालूम हुआ कि किसी एक विद्यार्थी ने गांवों के, किसी ने नदियों के, किसी ने पहाड़ों के, किसी ने मुसलमानों के और किसी ने हिंदुओं के, किसी ने जातियों के, किसी ने ब्राह्मणों के और किसी ने बनियों के, ऐसे ही नाम अपने अपने लिए बोलने को चुन रखे हैं, तब तो सबको यह खेल और भी अनूठा प्रतीत हुआ। मैंने अपने शिक्षक भाइयों से कहा, इस खेल के अंतर्गत मैं अधिक से अधिक शब्द इकट्ठा करने के लिए अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ। मैं उन्हें सुझाता हूँ कि वे नक्शों और शब्दकोश जैसी पुस्तकों पर नज़र डालते रहे। इससे बहुतेरे शब्द उनकी जबान पर खेला करेंगे। अब बहुधा छात्र खेल खेलने के बदले तरह तरह और भिन्न भिन्न वर्ग के शब्द इकट्ठा करने में ही अपना बहुत सा समय बिता देते हैं। वे एक दूसरे को शब्द की याद भी करा देते हैं और कोई कोई तो शब्द लिख तक लेते हैं। साहब बोले, भाई अब इस खेल की तह में तो एक महान तत्व मालूम पड़ता है। इस प्रकार के खेल बुद्धि शक्ति और ज्ञान की वृद्धि के विचार से सब कक्षाओं में अवश्य शुरू किए जाने चाहिए। मेरी ओर विशेष दृष्टि से देखकर उन्होंने कहा, तुम भी ठीक नई नई बातें खोज निकालते हो। एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक से इस तरह कहा कि साहब सुन न सके, इसी के लिए तो ये लक्ष्मी शंकर यहाँ आया है। इसे पढ़ाना थोड़े ही है, यह तो मौज मनाता है, मौज। हमारा तो पढ़ाते पढ़ाते सिर भन्ना जाता है। इधर इसके कार्यक्रमों में तो सिवाय खेल के और कुछ है ही नहीं। दूसरे शिक्षक ने कहा, भैया अब पुरानी पढ़ाई के बाद इस नई पढ़ाई का जमाना आया है। अब वे दिन तो गए कि ताबड़तोड़ पाठ बोलना और ग्रंथ गाठे और विद्या पाठे। अब तो पढ़ने के बदले यह खेल कूद रह गया है। आगे चलकर न जाने और क्या क्या होगा। अब किसी का मन पढ़ने में तो है ही नहीं। खेल खिलाए तो सबको भले मालूम हो। मेरा ध्यान अपने विद्यार्थियों का काम दिखाने में था, इस कारण मैं उनकी यह बातचीत सुन ही नहीं सका। बाद में किसी ने मुझे यह बात कही थी। अस्तु, मैंने सीटी बजाई और सब लड़के हाथ में झाड़ू लेकर कतार बांधे खड़े हो गए। मैंने झाड़ू के साथ उनसे कसरत करवाई, उन्हें चारों ओर बुहार डालने का हुक्म दिया। वे सारी पाठशाला में फैल गए। जहाँ कचरा देखा वहीं उन्होंने झाड़ू लगाया और जो कचरा इकट्ठा हुआ उसे एक टोकरी में भरकर हमारे सामने आ गए। अधिकारी महोदय और शिक्षकगण अचंभे में आकर यह सब देख रहे थे। मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की यह भी एक परीक्षा ही थी।